हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आईसीआर असिस्टेंट का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका 29 जुलाई को हुआ था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपका टीसीएस ने ही ये पूछा हुआ है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं। आप देखेंगे सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो जो भी आपके आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाएंगे, तो आप सभी को पहले खुद से क्वेश्चंस को जरूर करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो अब आप देखें यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा फिगर आएगा, आप सभी को बताना है कि कौन सा फिगर आएगा। अब आप देखेंगे सारे फिगर में एक चीज़ आपको देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, आप किसी भी आप यहाँ पे सिंबल को देखें या कुछ ऐसा देखें जो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से चेंज हो रहा है उस पर ध्यान दें। अगर आप ऑप्शन देखेंगे जो बीच वाला पार्ट है, जो इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्ट जो आपको दिख रहा होगा ये आप देखो सभी में सेम है, तो इसे देखने की तो ज़रूरत नहीं है कैसे चेंज हो रहा है क्योंकि सभी में सेम है। अगर आपने देख भी लिया तो फिर भी आप आंसर नहीं बता पाओगे। उसके बाद आप देखें जो और सिंबल हैं, अगर आप देखें जब हम इस फिगर से यहाँ गए तो आप देखोगे हैज, जो स्टार और जो ये है आपका, ठीक है, ये साइन जो है ये आपके साइन सेम है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ गए आप देखोगे जो हैज़ है वो हैज़ यहाँ आ गया है और जो ये आपका स्टार है ये यहाँ पहुँच गया और ये पॉइंट आपका यहाँ पहुँच गया। तो यानी कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे है वो यहाँ पहुँच रहा है, जो यहाँ है वो यहाँ पहुँच रहा है, इस तरीके से चेंजेज हो रहा है। अब देखो यहाँ ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ गए, कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो चेंज होगा। जो ये स्टार वाला है ये स्टार आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला स्टार, ठीक है। और जो हैज है वो आपका हैज यहाँ आएगा और बाकी चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला स्टार बड़ा वाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हैज चाहिए, इस कॉर्नर में हैज चाहिए आपको। यहाँ ये हो सकता है लेकिन स्टार यहाँ पे होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस ऑप्शन में दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे इसका पैटर्न आपको देखना है। बस आप किसी भी एक साइन को देख लीजिए वो किस तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। साइन भी वो आपको देखने हैं जिसमें आपका ऑप्शन में भी बदलाव दिख रहा है। तो आप देखेंगे इस वाले साइन को आपको नहीं देखना है जो बीच में है क्योंकि सभी में सेम है और बाकी चीज़ आपने देख लिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम रहे हैं एक के बाद एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताएं इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन लिखा गया, इफ़ द लेटर्स गिवन बिलो आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोजीशन इन द अल्फ़ाबेट सीरीज, देन विच मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फ्रॉम द लेफ्ट द फर्स्ट, थर्ड, नाइन्थ, 14 लेटर्स, ऑल द लेटर्स मस्ट बी यूज्ड एंड ईच लेटर शुड बी यूज्ड ओनली वंस। तो आपको बताना है, ये आपको यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। उसके बाद, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला लेना है, फिर थर्ड लेना है, फिर नाइन्थ लेना है, 10th, 12th, 14 लेटर लेना है। उससे आपको ये बताना है कि कौन सा आपका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ठीक है। अब कई लोग कैसे करेंगे, आपने देखा कि आप इसे देखें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही हो गया कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जो सबसे पहले छोटा है उससे आपने लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर आप इसे करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, ए दिख रहा होगा। ए के बाद आपको बी दिखेगा, ठीक है। बी के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, बी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एफ है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे जी है, फिर एच, फिर आई, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर ओ, फिर पी, एस, टी, यू, वाई, ठीक है। ये सारे इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिए। अब हमें चाहिए फर्स्ट, तो फर्स्ट में ए आएगा, थर्ड में एफ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चाहिए नाइन्थ, नाइन्थ में आपका कौन सा आ जाएगा, नाइन्थ में आपको दिखेगा एम। फिर नाइन्थ के बाद आपको चाहिए 10, 10 के बाद आपका हो जाएगा ओ। फिर 12 चाहिए तो एस आ जाएगा, फिर 14 चाहिए तो यू आ जाएगा। अब देखो जो भी आपका वर्ड बनेगा उसमें ये सारे आपके अल्फ़ाबेट होने चाहिए। तो पहले में आप देखो एफ़ नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं, ठीक है। यहाँ आप देखो इसमें आई हुआ है तो आई तो है ही नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं। और ये भी यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ भी आई यूज हुआ है और जबकि आई है नहीं यहाँ, तो ये भी इसका आंसर नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जैसे ही आपको पता चला थोड़ा सा आप रुक के करेंगे, ठीक है, समझ के करेंगे। आपको पता है
कि आपने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और आपको जो भी आपका मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो इनसे बन रहा है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट, और आपको सभी को पता है कि इसमें से फर्स्ट कौन आएगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ए आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी आपका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसमें ए होना चाहिए। पहले ऑप्शन में ए है, नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आप देखो थर्ड कौन सा आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ से थर्ड देखोगे तो थर्ड में आप देखोगे सेकंड में बी आएगा। बी के बाद ना तो सी है, ना डी है, और ना ही ई है, और आपका क्या है, एफ है। तो इसका मतलब थर्ड में आपका एफ आना चाहिए। तो आप सीधे कहेंगे ए और एफ तो उसमें होना ही चाहिए उस मीनिंगफुल वर्ड में। तो आप देखेंगे सेकंड में भी नहीं है एफ, और यहाँ भी एफ नहीं है, तो सीधे आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको पूरे वर्ड यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप सिंपल से भी करें तो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से है। तो आप देखेंगे 24 से 84 है, तो आप नंबर के नज़दीक भी जा सकते हैं। तो नंबर के नज़दीक जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये बोल सकता हूँ 24 में, ठीक है, 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 से। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 24 तियाँ 72 होता है। अब मुझे कितने की ज़रूरत है, आप कहोगे यहाँ से मुझे चाहिए 8 4 12 की ज़रूरत है। तो 12 क्या है, इस 24 का हाफ है। अगर मैं इस 24 का हाफ इसमें ऐड कर दूँ तो मुझे 84 मिल जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हो। सेम आप यहाँ देखोगे 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 84 आ जाएगा। 84 में आप 28 का हाफ ऐड करोगे, 28 का हाफ कितना होता है, 14, तो आपको कितना मिलेगा, 4 4 8 8 1 9 98 मिल गया। तो इसी तरह 38 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप देखोगे कितना आएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि आपका 114 आएगा। और 14 में 38 का आपको हाफ ऐड करना है 19, तो 38 का हाफ 19, 9 4 13, ठीक है, 1 2 1 3 और 133 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, गैप ही देखेंगे। अगर आप पहले में गैप देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 352, 381, 412, 449 और 490, ठीक है। तो अब गैप देखें, पहले में आप गैप देखें तो यहाँ से यहाँ गैप आपको कितने का मिलेगा, ठीक है, 28, 29 का गैप मिलेगा, ठीक है। 29 देखते ही आपके दिमाग में क्या लॉजिक होना चाहिए, एक बार जरूर घूमना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में आप गैप देखें तो नेक्स्ट में आपको गैप मिलेगा 19 और 12, ठीक है, 31 का गैप मिलेगा। अब देखो 29 के बाद 31 आया। अब यहाँ पे गैप क्या आएगा, यहाँ पे 37 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट में गैप आप देखें तो यहाँ 41 का गैप है। तो आप ये देखिए, ये आपके क्या हैं, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, क्रमागत, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा। तो 41 के बाद आपका क्या आएगा, 41 के बाद 43 आएगा। 43 आप यहाँ ऐड करेंगे तो 3 और 9 4 13 की 3 1 533 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे बताएं किस तरीके से आप करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शन देखें तो जो पहला अल्फ़ाबेट है वो सभी में एस है। तो यानी कि इसका अगर आप लॉजिक ढूंढ भी लेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, इससे पहली शिफ्ट में हमने क्वेश्चन किया था लेटर सीरीज का कि पहले अल्फ़ाबेट के बीच में ही पैटर्न ढूंढने में हमें मिल गया था, तो हमने सीधे वो कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सभी में एस है। तो अब आप देखें कि बीच वाला नंबर कैसे आया होगा और लास्ट वाला कैसे आया होगा, ठीक है। अगर मैं पहले नंबर पर देखूँ क्या है पहले अल्फ़ाबेट में, तो पहला वाई है, फिर वी है, फिर पी है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, फिर एम है। आप देखोगे वाई से वी गया तो आप बोलोगे 25 से वी गया तो -3 है, और पी से एम गया तो यहाँ भी -3 है, यानी कि -3 का गैप चल रहा है। तो वी से आप -3 करेंगे तो 22 -3 19 हो जाएगा, एस आएगा। और एस से फिर -3 करेंगे तो पी आएगा, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट के बीच में जो गैप है वो आपका कितने का है, -3 का है। तो यहाँ पे एस आना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट वाला अल्फ़ाबेट के बीच में गैप देख लें, या 4 9 43 90 कैसे आया ये देख लें, ठीक है। अगर आप ये देखते हैं 4, ठीक है, अगर आप 4 9 43 90 देखते हैं तो फिर भी आपके दो ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि 2 में 20 है, 2 में 14 है। तो आप ये करें कि लास्ट वाला भी देख सकते हैं या ये भी देख लें, ठीक है, जो आपकी मर्जी, ठीक है। हम यही देख लेते हैं पहले, 4 9 और 43 और 90। आप इसे नंबर सीरीज की तरह समझ के देखिए कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो, अगर मुझे 9 पे जाना है तो मैं ये बोल सकता हूँ 4 दूनी 8 + 1 करूँगा, 9 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 मल्टीप्लाई इस तरीके से होंगे,
और 43 से 90 जाऊँगा तो मैं बोलूँगा 43 से 90 जाने के लिए 43 दूनी 2 3 6, 2 चक्को 8, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 86 में मैं 4 जोड़ूंगा तो मुझे 90 मिल जाएगा। अब आप देखो डबल तो हम कर रहे हैं और यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 4 और बीच में आपके 2 और हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 ऐड किया होगा और आगे 3 ऐड किया होगा। तो अब देखो 9 से मैं आगे जाऊँगा तो मैं बोलूँगा 9 दूनी 18 प्लस 2 20 आएगा, और 20 से मैं आगे जाऊंगा तो 20 दूनी 40 प्लस 3 43 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्या आना है, बीच में 20 आना है। तो एस के बाद आपका 20 आएगा। अब 2 ऑप्शन में तो आपको लास्ट वाला चेक करना ही होगा। आप देखें FG क्वेश्चन मार्क OV, ठीक है। यहाँ क्या पैटर्न होगा, सभी को खुद से क्वेश्चन जरूर करने हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। अब आप देखो F से G गया तो आप कहोगे यहाँ पे +1 किया हुआ है, O से V गया तो आप यहाँ पे बोलोगे 15 से V यानी कि 15 + 7 22, ठीक है। तो यहाँ पे 7 किया हुआ है, तो अब क्या हो सकता है, 1 किया फिर 7 किया, तो कहीं ना कहीं ऑड नंबर का गैप हो सकता है, ठीक है। तो 1 के बाद आपका ऑड नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आप यहाँ पे 3 ऐड करोगे, G पे 3 ऐड करोगे तो 7 3 10 हो जाएगा, J आएगा। और J के बाद आप यहाँ पे कितना ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, J आएगा। तो S20J इसका आंसर होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसे तो मैंने पहले ही बताया आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शन तो चेक करने ही करने होंगे, बाकी आप कैसे कौन सा ऑप्शन चेक करना है वो भी मैं बता चुका हूँ, इसे आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सीधे फर्स्ट ऑप्शन में करता हूँ। तो आप देखोगे पहले में डिवाइड है तो 4 आ जाएगा, फिर प्लस है 5, फिर आपका मल्टीप्लाई है तो 5 तियाँ 15, और ये बराबर आ जाएगा 5 तियाँ 15 4 19 बराबर 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपको बताना है यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो कौन सी संख्या फलक 4 के विपरीत वाले फलक पर आएगी। तो आपको विपरीत वाला आपको पता है अल्टरनेट इसका अपोजिट होता है, यानी कि 1 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 4 है और 6 का आपका 5 हो जाएगा। तो आपको बताना है 4 के विपरीत फलक में। तो 4 के विपरीत फलक में आपको पता है ये इसका अपोजिट है, तो 4 का अपोजिट 2, ये इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसे आपको सभी को खुद से जरूर करने हैं सारे क्वेश्चन। आप देखो WE को 118 लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इसका सम करोगे डिजिट्स इनकी पोजीशन का सम करोगे तो वो 118 नहीं आएगा। तो आप देखो और क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये आपका 23 है, ये आपका 5 है, तो 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15, तो 115 आ जाएगा। अब आपको पता है 118 लाना है, तो आपने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो 118 आ गया। अब देखो सेम पैटर्न यहाँ भी है या नहीं है, यहाँ भी होगा, तो आप इसे यहाँ लगा लीजिए। तो PAD लिखा है, PAD, तो यहाँ पे आप देखोगे 16 1 और 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तीनों को, 16 चक्को 64, 64 में 3 ऐड किया तो आपके पास 67 आ गया। तो सेम पैटर्न है, तो यही पैटर्न बैक पे लगेगा। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन आप देखोगे 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 11, तो आप देखोगे 11 33 दूनी 66, तो 66 आ जाएगा। और 66 में 3 ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 69, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा गया है रोबस्ट इज रिलेटेड टू वीक इन द सेम वे ग्रेजुअल इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि आपका इन दोनों में जो संबंध है वही यहाँ भी आपको बताना है ग्रेजुअल। तो आप देखोगे रोबस्ट और वीक क्या है, एंटोनिम है, तो ग्रेजुअल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया एक कंपनी एमएनओ इंटरनेशनल के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 56% कर्मचारी प्रशासनिक कैडर के हैं, बाकी के 25% लोग तकनीकी कैडर के हैं और बाकी कर्मचारी प्रबंधकी कैडर के हैं। तो एमएनओ इंटरनेशनल में प्रबंधकी कैडर के कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको बताना है कि प्रबंधकी कैडर के कर्मचारी कितने हैं। तो आप मान लो कि एमएनओ जो कंपनी है उसमें टोटल कर्मचारी जो हैं वो आपके 100 हैं, तो 100 में से जो हैं 56% कर्मचारी प्रशासनिक कैडर के हैं, तो 56 प्रशासनिक जो हैं, तो 56% निकालोगे 100 का तो 56 ही आएगा। तो 56 जो हैं वो प्रशासनिक कैडर के हैं, तो बाकी कितने बचे, तो 56 माइनस कर दोगे तो 44 बचे। अब इन 44 में से आपका बोल रहा है कि बाकी के 25% लोग तकनीकी कैडर के हैं, ठीक है, इन 44 में से। तो आप 144 का 25% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आप बोलोगे 25% निकालोगे 1/4 यानी कि 11 आएगा। तो 11 जो हैं वो आपके तकनीकी कैडर के हैं, तो बाकी बचे हुए आपके क्या होंगे, प्रबंधकी कैडर के होंगे। तो -11 आप कर दोगे जो आपके तकनीकी कैडर के हैं, तो 11 माइनस करोगे तो 33 आ जाएगा। तो अब आपसे यही पूछा गया कि इंटरनेशनल में प्रबंधकी कैडर के कर्मचारियों का प्रतिशत, तो आपने देख लिया कि 33 है, तो 33 आपका 100 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 33% हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन होगा,
ठीक है, समझ में आ गया। इतने जो कर्मचारी हैं वो आपका प्रशासनिक कैडर के हो गए, ये जो कर्मचारी हैं वो आपके तकनीकी कैडर के हैं, और ये आपका प्रबंधकीय कैडर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप देखें, इसे आप कर सकते हैं, आपको बस कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें इक्वल टू के बाद 37 है, यानी कि होल नंबर है। अब आप देखो, अगर भागा और माइनस को एक्सचेंज करोगे तो आपको पता है कि भागा कहाँ जाने वाला है, माइनस की जगह जाने वाला है। तो इसके बाद आपका 4/12 गुणा 2 हो जाएगा। तो आप देखोगे 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो यहाँ से आपका पॉइंट में आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन चेक नहीं करना है। ठीक है, आप चाहें सारे ऑप्शन चेक कर लें या लास्ट से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, आप देखोगे भागा और गुणा को बदलना है, तो 15 + 7 गुणा 4 - 12 भागा 2 हो जाएगा इक्वल टू 37। तो आप देखोगे यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये +28 आ गया, और ये -6 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे 28 में से 6 आपका 22 हो जाएगा, 22 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे बोला गया 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक असंगत है। उस असंगत शब्द युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आपका झुंड का मछली दिया गया है, ये नहीं होता। ग्रुप ऑफ, जो आपका मछली का ग्रुप होता है उसे आपका झुंड नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्कूल, या SHOAL, या आपका SCHOOL। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, गायकों गायिकों का समूह, गायक गायिका सही है। परिषद में क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्रियों का समूह जो होता है उसे परिषद बोलते हैं। और जहाँ ग्रुप ऑफ सैनिक होते हैं तो उसे आपका सेना बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको बताना था। तो ये आपका क्या है, ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, आपको बताना है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है और आकृति को पूरा कर सकता है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। पहला ही फिगर आप देख के इसे तो एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि इसमें इस तरीके से जो ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ आ रहा है। ठीक है, ब्लैक वाला पोर्शन आपका इधर कोने में आ रहा है, तो ये होगा नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं OX है और इसके सामने OX है। ठीक है, उल्टा है। ठीक है, आप देख सकते हैं XO है, तो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए था, इस कोने में आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ X आना चाहिए था, यहाँ O आना चाहिए था, इस तरीके से उल्टा आना है। ठीक है, तो आप देखोगे XO आना है, तो यहाँ पे आपका OX है, ये होगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं, OX है, ये होगा नहीं, तो आपका बचा कौन सा, XO, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको कोई एक ऐसा साइन देखना है जो आपका बदल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 3rd ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महिलाओं की किसी एक किट्टी पार्टी में उनमें से कुछ माताएं हैं और कुछ कामकाजी पेशेवर महिलाएं हैं। कुछ माता होने के साथ साथ कामकाजी पेशेवर भी हैं। निम्न में से कौन सा आरेख इस स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपको पता है कि सारी किट्टी पार्टी में महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं आ जाएंगी। उसके अंदर आपका क्या है, कुछ माताएं हैं, तो ये आपकी माताएं आ गई, और कुछ कामकाजी पेशेवर महिलाएं हैं, और कुछ जो हैं वो आपका दोनों है। तो इस तरीके से एक कॉमन पार्ट आ जाएगा, तो ये आपका कामकाजी महिलाएं हो जाएंगी, और ये आपका, ठीक है, कामकाजी पेशेवर महिलाएं, ये आपकी क्या हो जाएंगी, माताएं हो जाएंगी। और ये वाला पार्ट दोनों को दर्शाएगा, माताएं और कामकाजी महिलाओं को। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, इसका आपको वाटर इमेज बतानी है। तो वाटर इमेज में मैंने आपको बताया ही है, टॉप का बॉटम हो जाता है, बॉटम का टॉप। तो वाटर इमेज यहाँ पे आप रखोगे, जो टॉप में है वो बॉटम में पहुँच जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका लेफ्ट राइट, ठीक है, ये लेफ्ट राइट वाला केस नहीं होता। जो 4 पॉइंट है ना, ये यहाँ आपके कहाँ पहुँच गए, तो यहाँ राइट में थे, यहाँ आपके लेफ्ट में पहुँच गए, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, 4th, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आरएसबी चैनल के लिए प्रशिक्षण में पत्रकार के चयन के मानदंड इस प्रकार से हैं। उम्मीदवारों को निम्न मानदंड को पूरा करना जरूरी है। ठीक है, इससे पहली शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे लिखा गया है जो मानदंड हैं वो क्या हैं, किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कम 60% अंकों के साथ पत्रकारिता में डिग्री पूरी की हो। दूसरा है चयन साक्षात्कार में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। तीसरा है 1 सितंबर 2022 को 21 वर्ष से अधिक और 26 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। तो ये आपके 3 मानदंड दिए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा गया, हालांकि यदि उम्मीदवार निम्न के अतिरिक्त तो उपरोक्त सभी मानदंडों को पूरा करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया अगर वो सारे मानदंडों को पूरा करता है, किसके अतिरिक्त वो यहाँ पे बताया गया। अगर ए को पूरा नहीं करता है पर लेकिन चयन साक्षात्कार में 80% से अधिक
अंक प्राप्त किए हों तो उसका मामला उप संपादक को भेजा जाएगा। ठीक है, अगर 80% से ज़्यादा हैं तो उसका मामला किसे भेजा जाएगा, उप संपादक को। और दूसरा जो है बी केस है, इसमें लिखा है पर लेकिन खोजी पत्रकारिता में 1 वर्ष से अधिक का अनुभव हो तो उसका मामला वरिष्ठ संपादक को भेजा जाएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन है। अब यहाँ पे लिखा गया युक्ति ने पत्रकारिता में बीए पूरा किया है और उसके स्नातक में 66% अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको कितने चाहिए थे, 60% चाहिए थे। तो यहाँ पे आपके कितने 66% हैं, तो ये तो आपके सही हैं। ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल है। दूसरा है उसका जन्म अक्टूबर 1995 को हुआ है। जो दूसरा केस है उसका जन्म 4 अक्टूबर 1995 को हुआ है और आपको बताया है 1 सितंबर 2022 को 21 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। तो ये तो साफ साफ है 21 वर्ष से अधिक की तो होगी ही होगी अगर उसका जन्म 4 अक्टूबर 1995 का होगा और 26 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। तो आप अगर देखें 95 से आपका 2022 तक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 22/5/27, तो आपका ज़्यादा की हो जाएगी। ठीक है, 26 वर्ष की नहीं होगी यहाँ पे, ये 26 से ज़्यादा की हो जाएगी। यानी कि ये मानदंड इसका क्या होता है, ये मानदंड को ये फुलफिल नहीं करती है, इस क्राइटेरिया को। अगर इस क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे बताया भी नहीं गया है कि उसे कहाँ भेजा जाएगा तो ये क्राइटेरिया इसका मतलब कंपलसरी है, इसे फुलफिल नहीं करती है तो इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चयन साक्षात्कार में उसे 75% अंक मिले, ये भी सही है, 75% है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था जहां उसकी एज आपकी 26 से नीचे नहीं है। और इसके लिए यहाँ पे कुछ बताया भी नहीं गया क्योंकि ए और बी के लिए ही बताया गया कि क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, उस मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका दिया गया है ऑल सैफायर्स आर पल्स लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑल सैफायर्स जो हैं वो आपके पल्स हैं। उसके बाद आपका लिखा हुआ है सम पल्स आर मेलाकाइट्स, सम पल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, मेलाकाइट्स हैं। और फिर लिखा गया है ऑल मेलाकाइट्स आर रूबीज़। ठीक है, ऑल मेलाकाइट्स जो हैं वो आपके रूबीज़ हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सम सैफायर्स आर रूबीज़, सम सैफायर्स आर रूबीज़ गलत हो गया, नहीं है। सम मेलाकाइट्स आर पल, सम मेलाकाइट्स आर पल हैं, ये आपका सही है। सम पल्स आर रूबीज़, सम पल्स आर रूबीज़ ये भी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और फिर है आपका लास्ट ऑल पल्स आर मेलाकाइट्स। ठीक है, ऑल पल्स आर मेलाकाइट्स ये भी आपका गलत है, ये नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नीचे हेड कंसल्टेंट्स का पता दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक मेल खाता है और अन्य में कुछ गलतियां हैं। वह पता चुनें जो नीचे दिए गए पते से पूरी तरह से मेल खाता हो। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पहले शिफ्ट में मिला था और पैटर्न आपके लगभग क्वेश्चन के सेम है, जो पहले में थे वो आपके सेकंड में भी पूछे गए। अब आप देखो, आपको सेम ऐसा ही पता ढूंढना है तो आप देखें कि ऑप्शन में गलतियां ढूंढना स्टार्ट कर दें। सेकंड ऑप्शन में आप देखें कि आप देखेंगे 12 के बाद यहाँ पे कॉमा है जबकि यहाँ पे डैश दिख रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद सेकंड तो आंसर है। थर्ड देखें, थर्ड में क्या है, थर्ड में भी आप 12 के बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी डैश है जबकि कॉमा है, तो ये भी आंसर नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद आप देखें फोर्थ क्या है, फोर्थ में आप देखें फोर्थ में क्या गलती है। ठीक है, कॉमा 12 के बाद डैश है, यहाँ भी आपका 12 के बाद डैश ही है जबकि ओरिजिनल में कॉमा है। ठीक है, सभी में एक ही जैसी गलती की हुई है इन्होंने, आसान हो गया ढूंढना। ठीक है, और भी गलती हो सकती है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कॉमा है 5 के बाद जबकि पहले में नहीं, ओरिजिनल में नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डैश 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 की गलती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ही ऑप्शन बचा है क्योंकि सभी में गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का है, इस इन कोड आपको बताया हुआ है R+S का मतलब क्या है और आपको बताना है इफ़ जे इज़ नेफ्यू ऑफ के विच ऑफ द फॉलो। ठीक है, अगर जे जो है के का नेफ्यू है, ठीक है, यानी कि के का नेफ्यू का कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये आपका जे जो है नेफ्यू है तो ये आपका मेल होगा, पहली बात तो ये है। और उसके बाद ये भाई का लड़का भी हो सकता है, बहन का लड़का भी हो सकता है। ठीक है, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा आपका दोनों होता है। तो अब आप देखें पहले ऑप्शन में आप देखें जे जो है लास्ट में है। ठीक है, अगर जे लास्ट में है, अगर आप देखें, अगर आप इसको देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R है, R/S का मतलब देखें क्या है, R/S का मतलब है R जो है ब्रदर है S का। ठीक है, ब्रदर है S का, यानी कि R मेल हो गया, लेकिन आप S के बारे में बता सकते हो, S के बारे में आप बता ही नहीं सकते हो कि ये है क्या। ठीक है, तो आप इक्वेशन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, इसी तरीके से आप देखोगे जे लास्ट में है तो यहाँ पे हम बता नहीं पाएंगे जे का जेंडर, क्योंकि जे का जेंडर प्लस होना है, यहाँ नहीं बता पाएंगे, यहाँ भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एक कोई केस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम बता सकते हैं, ठीक है, वो अलग केस होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि लास्ट का जेंडर पता हो सकता है। ठीक है, वो भी कब होगा, जब आपके क्या होंगे, शादीशुदा होंगे, तो उसमें हमें ऑब्वियस होता है कि एक आपका क्या है,
एक आपका मेल है तो दूसरा आपका फीमेल होगा ही, ठीक है। तो अब आप देखो दूसरी बात ये भी है, आप सारे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन कैसे चेक करने हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा गया है जे और के बीच में रिलेशन बताओ, इक्वेशन से ढूंढना है, तो आपको इक्वेशन भी जे से के तक ही सॉल्व करनी है, यानी कि जे से के तक आप देखोगे थर्ड ऑप्शन में आपको के से लेके यहाँ तक जे तक ही सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर जे का जेंडर पता नहीं चल पाएगा तो तभी आगे आप सॉल्व करोगे। तो आप देखो के का मतलब के माइनस एल का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो आप कहोगे के जो है सिस्टर है किसकी, एल की, तो आप यहाँ पे बन गया। उसके बाद लिखा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब फादर है, तो एल जो है फादर है जे का, तो एल यहाँ पे फादर हो गया जे का, यानी कि ये प्लस हो गया, यानी कि ये जो जे जो है ये आपका भतीजी या भतीजा दोनों हो सकता है, ठीक है, भांजा या भांजी दोनों हो सकता है। अब हमें यहाँ से जे का जेंडर पता नहीं लग रहा है, तो इसे हम इसे आगे पूरा सॉल्व करेंगे। इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है ब्रदर, तो जे जो है ब्रदर है किसका, एम का, तो यहाँ पे इसका जेंडर पता चल गया, तो आपका इक्वेशन ये सही हो जाएगी। और यहाँ पे ये के का जो है यहाँ पे क्या है, ठीक है, भतीजा भी है, ठीक है, नेफ्यू भी है। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो एम का हम जेंडर बता नहीं पा रहे हैं लास्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट राइट साइड। तो यहाँ पे अगर मिरर रखा जाएगा तो इसकी इमेज बतानी है, सिंपल सा लेफ्ट राइट वाला खेल होता है, आप सभी को पता है। आप देखें इसमें एलिमिनेट करें, आप बनाए ना, इसे पहले एलिमिनेट कर लें। आप देखो जो बी और ए है, ठीक है, बी और ए का भी लेफ्ट राइट होगा, तो पहले केस में इसमें है, लेकिन आप यहाँ देखोगे थर्ड ऑप्शन में बी जैसा यहाँ लिखा था वैसा ही आपका इसकी मिरर इमेज में भी बना दिया, तो मिरर इमेज में ऐसा नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखें और कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए, ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, ये पहले वाले ऑप्शन में ट्रायंगल इस तरीके से है जबकि यहाँ पे ऐसे है, तो ये भी नहीं बनेगी इसकी मिरर इमेज, ठीक है। जैसा ट्रायंगल आपका फिगर में वैसा ही बनेगा, बस उल्टा बनेगा। तो इन दोनों में एक ही हो सकता है, इन दोनों में और देखें क्या डिफरेंस आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में और क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। एरो तो सभी में सेम जगह है, ठीक है, सेम है, तो एरो को हमें देखना नहीं है। आप देखोगे इस वाले फिगर को देखो, यहाँ पे जो आपका ये ब्लैक पोर्शन में ये है, ठीक है, ये आपका पहले आपका इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से ये आपका है जब आपका ओरिजिनल इमेज है। अब जब यहाँ पे मिरर हो जाएगा तो मिरर के सामने पहले किसकी इमेज बनेगी, जो सबसे पहले होगा सामने, तो यहाँ पे ब्लैंक वाला पार्ट है तो ब्लैंक वाले की पहले इमेज बनेगी, और बाकी जो आपका ये ब्लैक वाला है ये यहाँ बनेगा। अब आप देखो ऐसा इन दोनों में किस में नहीं है, आपको दिखेगा कि यहाँ पे पहला ब्लैंक बनना चाहिए था मिरर इमेज में, तो इसमें ब्लैंक है, ये इसका राइट हो जाएगा, यहाँ आपका ब्लैंक नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ उस आकृति का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो आपका फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देखो क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। आप देखोगे जो ये वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, जो ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री आपका घूम गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसी तरह ये भी घूम जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहाँ घूमेगा तो आपको पता है कि आपका नीचे की साइड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका गोले इस तरीके से आ जाएंगे, ये आप देख सकते हो। तो पहले ऑप्शन में हो सकता है दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड है, और उसी प्रकार आप फोर्थ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसमें भी ऊपर की साइड है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आप इस फिगर को देखें, ये आपका डायगनली चेंज हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पहुँच जा रहा है, और इसमें जो ऊपर वाला पोर्सन है ना, ठीक है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ब्लैक हो जा रहा है, और जो ये आपका पेंटागन है, बड़ा वाला पेंटागन वैसे ही है, ठीक है, और बदल नहीं रहा है। तो इसी तरीके से जो यहाँ है ये वाला फिगर जो होगा ये इस कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है, सेम तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ब्लैक हो जाएगा ये ऐसे। तो देखो पहले ऑप्शन में देखोगे ये बड़ा वाला पेंटागन नीचे चले गया, जबकि ये नहीं जाना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा आपका कौन सा, थर्ड ऑप्शन बचा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लेते हुए प्रश्न का उत्तर दें। दी गई श्रृंखला में आपके बाईं ओर के अंत से 16वें अक्षर प्रतीक के बाईं ओर 10वां अक्षर प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे बाईं ओर से तो आप देखेंगे 16वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वां ये आ रहा है, इसके बाएं में 10वां बोला है, ठीक है, बाईं ओर 10वां, तो बाईं ओर 10वां बाएं इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आर इसका आंसर आ जाएगा जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा गया 8 सदस्यों, ठीक है, और के एक परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं और उनके बच्चे हैं, ठीक है। MU की सास है,
एल की इकलौती भतीजी भी यू की पुत्री है, एन के की भाभी है, के और एल भाई हैं, टी एन का पुत्र है और ओ का पोता है। ठीक है, एल और एन का संबंध किस रूप से। तो यहाँ पे आप कोई भी एक स्टेटमेंट ले लीजिए जिससे आपको, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता है और आसानी से आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा के और एल भाई है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने देखा के और एल भाई हैं, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों भाई हैं, यहाँ पे इनके बारे में आपको सीधे पता चल गया। अब आप कौन सा स्टेटमेंट लें जिसमें के और एल के बारे में बात की गई है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है एन जो है के की भाभी है, तो एन के की भाभी है, तो आप कह सकते हैं कि ये एल की वाइफ होगी, तभी तो के की भाभी होगी क्योंकि ये भाई हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने बना लिया। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि और अब एन के बारे में कहाँ बात की गई है। आप देख सकते हैं एन के बारे में यहाँ बात की गई है, टी जो है एन का पुत्र है, टी जो है एन का पुत्र है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आ गया, और ओ का पोता है, यानी कि ओ का पोता कहने का मतलब ये हो गया कि ये के और एल का या तो फादर होगा या मदर होगी। ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, अभी हमें नहीं पता कि ये क्या है। ठीक है, पोता भी हो गया होगा। और आगे देखिए और कौन सा स्टेटमेंट बचा है। ये स्टेटमेंट बचा है जिसमें लिखा है एल की इकलौती भतीजी वी, एल की इकलौती भतीजी लिखा है, तो यानी कि भतीजी इसी की होगी, इकलौती भतीजी वी जो यू की पुत्री है, तो यू की पुत्री होगी, तो यानी कि ये आपके आपस में मैरिड होंगे और इन्हीं की ये पुत्री होगी भी। ठीक है, पुत्री होगी, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस ही था, ये प्लस था तो ये माइनस था। ये मैरिड कपल हो गए, दो मैरिड कपल हो गए, एक और बचा। ठीक है, एम यू की सास है, तो एम यू की सास है लिखा है, तो यू की सास यानी कि इसकी बीवी होगी, तो यानी कि सास है, तो ये माइनस, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, सारे के जेंडर पता चल गए। अब आपसे पूछा है एल का एन से संबंध किस रूप में, तो एल का एन से पूछा गया था। अब जैसे ही आप देखो, आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने आपको बता दिया कि पूरा आपको कैसे करना था, कैसे ये बना हुआ है। लेकिन आपसे अगर एल का एन से संबंध पूछा था तो आपको तो यहीं पे पता चल गया था कि ये वाई, ये क्या है, एल जो है पति है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाता है यहीं पे। ठीक है, समझ में आया कैसे आपको करना है। ठीक है, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। आप देखते कि एन के की भाभी है, तो यहाँ से भी आप इसे कर सकते थे, पति होता। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शुभम एंड तालिया स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 150 मीटर अपार्ट। आफ्टर वॉकिंग 45 मीटर, शुभम टर्न्स राइट एंड गोज 15 मीटर, then turns left and goes 30 meter. He then turns left again and comes back to the road on which he had started walking at point X. चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इन्होंने बोला शुभम और तालिया जो हैं वो एक दूसरे से 150 मीटर दूर है। ठीक है, ये आपका है 150 मीटर दूर है, ये आपका शुभम है, ये तालिया है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके टोटल जो है 150 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से शुभम ने चलना स्टार्ट किया। आफ्टर वॉकिंग 45 मीटर शुभम टर्न्स राइट, यानी कि अगर शुभम 45 मीटर चलता है तो इसके बाद ये क्या लेता है, ये आपका, ठीक है, इस पेन से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका शुभम ने 45 मीटर चला तो राइट टर्न लिया, तो राइट आपका यहाँ हो जाएगा, और कितना चला, 15 चला। 45 चलने के बाद ये आपका कितना चल गया, 15 चल गया। फिर उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, फिर लेफ्ट लिया, 30 मीटर गया, तो 30 मीटर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, 30 मीटर। फिर उसके बाद क्या लिखा गया, ही देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड कम्स बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग। तो ये आपका फिर से लेफ्ट लेता है और आपका उस रोड में आ जाता है जहाँ ये शुरुआत से चल रहा था। ठीक है, यहाँ पहुँच गया है ये। ठीक है, कौन, शुभम। उसके बाद लिखा है, ठीक है, एट पॉइंट एक्स। ठीक है, ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग एट पॉइंट एक्स, तो ये एक्स पॉइंट में पहुंच जाता है। और तालिया रीचेज पॉइंट वाई, तालिया जो है वाई पॉइंट में पहुंच जाती है। आगे लिखा है इफ बोथ वॉक्स एट द सेम स्पीड। अब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो इसका मतलब सेम स्पीड से जा रहे हैं तो वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे। तो आप देखोगे इसने, एस ने, शुभम ने कितनी डिस्टेंस कवर किया, आप देखोगे 45 + 15 + 30, और ये भी आपकी 15 हो जाएगी, तो +15, तो 15 15 30 30 30 60 और 40, 105 डिस्टेंस कवर किए। तो 105 डिस्टेंस शुभम ने कवर किए, तो तालिया ने भी 105 डिस्टेंस कवर की होगी। तो आप देखोगे तालिया ने 105 डिस्टेंस कवर की होगी, तो ये कहाँ पहुँच गई होगी, ये आपका यहाँ पहुँच गई होगी तालिया। ठीक है, ये वाई पॉइंट पे यहाँ पहुँच गई होगी। ठीक है, आप देख सकते हो टोटल 150 है, 105 यहाँ हो गया, और इसके बाद फिर से 45, टोटल 150 हो जाएगी। तो एक्स और वाई के बीच में क्या डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये डिस्टेंस आप बताओ क्या है, यहाँ 30 है, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। तो एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताया सेलेक्ट द ऑप्शन डेट डिपिक्ट्स हाउ द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर वुड अपीयर इफ
इट इज़ फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन से फोल्ड किया जाता है तो ये कैसे दिखेगा। तो अब आपको पता है जब ये डॉटेड लाइन से फोल्ड किया जाएगा तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे मिरर रख लो, तो पहले इसका जो पार्ट आना चाहिए वो ब्लैंक वाला पार्ट दिखेगा। ठीक है, ब्लैंक दिखेगा तो ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक वाला है, ब्लैंक होना चाहिए। ये तो दोनों ब्लैक है, ये भी नहीं होगा। ये थर्ड हो सकता है, ये आपके दोनों आपके ब्लैंक हो गए, ये ब्लैक है तो ये होगा नहीं, ये दोनों ब्लैंक है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये शिफ्ट भी खत्म होती है। तो लगभग जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो सभी पहली शिफ्ट में भी सेम था, इसी शिफ्ट में भी आपका सेम तरीके का पैटर्न है। ठीक है, तो आप सभी शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।